हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है और ऑल स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 9 पार्ट है। 9 पार्ट में हमारा ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी को ही स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं। तो इनसे जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। तो आइए देखते हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था के क्वेश्चन देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। जमींदारी व्यवस्था को ही हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं। तो इसको इन नामों से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए इसके क्वेश्चन आपके सामने देख ले रिप्रेजेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इजारेदारी प्रथा जो कि फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ की थी? तो ये वारेन हेस्टिंग ने आरंभ की थी 1772 ईस्वी में। और बंगाल में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त जो है वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था 1772 ईस्वी में। किसे जो है स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जो है स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। ये फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भूराजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? तो कॉर्नवालिस ने जो 10 वर्षीय भूराजस्व व्यवस्था थी इसको 1790 ईस्वी में लागू किया था। किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्नवालिस के काल में जो है जो स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो है कब लागू किया गया था? तो ये 22 मार्च 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को अन्य नाम से भी जानते हैं, अभी जैसे हमने बताया कि इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी, इसको इन अन्य नामों से भी जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जो है जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई जो है सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित ना होना जो है इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है? तो सूर्यास्त कानून या स्थायी बंदोबस्त भी इसे कहा गया। तो इसे स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन या सूर्यास्त तक जो है जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी, और ऐसा कार्य जो है 1794 ईस्वी में किया गया, इस कानून को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने शिकायत की कि भूराजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जो है जंगल में जो है परिवर्तित हो गया? तो ये ऐसी शिकायत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी कि भूराजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से समृद्ध थे। तो ये अलेक्जेंडर रीड थे जो कि 1793 ईस्वी में थे, और थॉमस मुनरो जो कि 1809 ईस्वी से 20 ईस्वी तक रहे। सर थॉमस मुनरो जो है किस भू राजस्व व्यवस्था से समृद्ध थे? तो जो सर थॉमस मुनरो थे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से समृद्ध थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? तो ये पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो यह रैयतवाड़ी प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य क्या हैं? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य जो है निर्धारित किया जाता था। फिर देखिए महालवाड़ी व्यवस्था है। महालवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। भारत में तालुकदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इन्होंने 1819 से 1822 ईस्वी में इसे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। भूमि जो है ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से समृद्ध थी, जिसे तकनीक रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो ये तालुकदारी व्यवस्था का संबंध जो है अवध से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को जो है दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर जो है किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया था? तो 1850 ईस्वी में परिभाषित किया गया था। आगे देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है नष्ट हो गए थे। यह इसके भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण जो है यह इसका परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक के पास और जमींदार तथा ग्राम समुदाय के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भूमि संपत्ति की स्थितियों के बारे में लिखा कि इस क्षेत्र की भूमि धारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो ये ऐसा कथन जो है हाल्ट मैकेंजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण के संदर्भ में सही तथ्य क्या हैं? तो औद्योगिकरण के संदर्भ में जो सही तथ्य हैं, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर।
अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो जो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता मार्टिन वर्ड को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप स्वीकार किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। आगे देखिए, भूमि व्यवस्था उसके प्रवर्तक, इधर भूमि व्यवस्था और इधर उसके प्रवर्तक हैं। तो जो इजारेदारी व्यवस्था थी ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो से था। महालवाड़ी बंदोबस्त हर्ट मैकेंजी से था। बम्बई रैयतवाड़ी एलिफिंस्टन से था। और बनारस का जो स्थायी बंदोबस्त था ये जोनाथन डंकन से था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो जो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर थे तथा आर.सी. दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने या इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? तो ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा यह है, आगे देखिए एक मिनट, ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा यह है कि भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये ड्रेन थ्योरी का से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये सर सैयद अहमद खां थे, ये जो है ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, आर.सी. दत्त थे तथा एम.जी. रानाडे जो है दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह जो है दिया जाना जो है इसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग जो है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत में से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्जेज का संगठक थी? तो इसमें एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किसमें किया गया है? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में जो है सबसे बड़ा पूंजी निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल जो है की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो यह बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 ईस्वी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह कावशजी नाना भाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह नियत निर्यात अधिशेष जो कि 1760 से 1947 ईस्वी तक जो है यह सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की अधिशेष विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यूरोपीय के द्वारा लाए गए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य वस्तुएं स्टेपल कमोडिटीज क्या थी? तो जो स्पेशल कमोडिटीज थी इसमें जो है कपास, रेशम, शोरा और अफीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? या उत्तरदायी कारण क्या थे? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर जो है यह उत्तरदायी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो टी.एच. हॉलैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अलग से प्रस्तुत की थी। तो आज के लिए इतने ही। अर्थव्यवस्था से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में प्रश्न का विकास, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी पढ़ने में भी। तो ठीक है, ओके, मिस मत करिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।